हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फोर्थ पार्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो 3 वीडियोस देखे हुए या फिर आप लोग ये बोर्ड पे लिखे हुए कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो यार देखो होता क्या है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पहले प्रॉब्लम होती है नेमिंग में। नेमिंग हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। फिर हमारे पास में टॉपिक आ गया आइसोमेरिज्म का, हम लोगों ने वो भी निपटा लिया है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं जो कि आपका क्लास 11th में ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे तब आपको इसकी याद बहुत सताएगी। तब आपको लगेगा कि यार हमने काश 11th में पढ़ लिया होता, जैसे कि मुझे लगता था। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो आप चाहे 11th क्लास में या 12th क्लास में, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। ठीक है गाइस, चलो आप समझते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमारे पास यही होता है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ नहीं आती है। तो देखो अभी समझ में आएगी। देखो होता क्या है यार, एक रिएक्शन में एक सिर्फ ओवरव्यू बताता हूँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन दिखती कैसे है। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई अपने पास में कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है, कोई एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ भी लिख लो। अब ये क्या है, इसको कभी कभी हम लोग सबस्ट्रेट भी बोल देते हैं। सबस्ट्रेट बोलते हैं स्पेशली अगर हम बायोलॉजिकल वाली रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। और मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही है कि लिविंग सोर्सेस से ज्यादा कनेक्टेड है, तो इसको आप रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको मैं जो है ना दूसरे पेन से लिखता हूँ, वो होता है आपका अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, अभी अटैकिंग रिएजेंट क्या है, मतलब यहाँ पे ये कोई कैटलिस्ट हो सकता है या कोई और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जो कि आपकी रिएक्टेंट से एक ऐसे वे में इंटरेक्ट कर रहा है जिससे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना पा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे हो सकता है कि आपका पहले इंटरमीडिएट बन जाए, और क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है इसलिए मैंने इसको ऐसे नीचे दिखा दिया है, वरना जनरली क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बन ही जाता है यहाँ पे। ओके, और कभी कभी क्या होता है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले ऐसे मान लो कि पहले इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना, और कभी कभी ये डायरेक्टली भी बन जाएगा। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों से कभी। इसके साथ साथ में कभी कभी इसके बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स प्लस बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट क्योंकि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में दिखाया। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यार ये है कि हमें यहाँ पे जानना क्या है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो रही है तो उसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो चीज पता है होनी चाहिए वो है ये। देखो आपको रिएक्टेंट्स तो पता होगा ही होगा क्योंकि भैया आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। कोई भी आपको एग्जाम में रिएक्शन आएगा कि व्हाट विल हैपन इफ यू विल मिक्स दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एक्स विद दिस, तो वो कंपाउंड आपको ऑलरेडी बताया गया होगा, या तो रिएक्टेंट बताया गया होगा या आपको प्रोडक्ट बताया होगा। तो अब इसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी पहले होगी, तो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर इतना ध्यान नहीं देना है। हमको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे जो है अटैकिंग रिएजेंट कैसे काम कर रहा है। अब अटैकिंग रिएजेंट मतलब बहुत सारे आप पढ़ोगे क्लास 12th में, 11th में इतना कुछ नहीं है, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट देखो करेगा क्या। अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, आपके रिएक्टेंट्स पे अटैक करेगा। अब रिएक्टेंट पे अटैक करेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक कैसे होगा, वो होगा थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स, कि इसने या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, या फिर कोई नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पे, या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कुछ भी लिख लो यार। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये चीज पहली चीज हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अलावा हमें देखना है फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, फॉर्मेशन स्लैश ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद में थर्ड थिंग जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जिसके लिए हम बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, सो वी डोंट केयर अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब वी शुड बी कंसर्न, लेकिन
अभी के लिए फिलहाल आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। विच मीन्स हमारे को क्या करना है, सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है कि भाई एक तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, और दूसरा ये ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कौन से नए फॉर्म हो रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये समझ गए तो आपको सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, और एक बार समझ आ जाएगी या तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है और बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है। तो वही हमारा जो है ना अगले टॉपिक है जो हमने लिख रखा है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एंड सेकंड लिखा है फिजन ऑफ बॉन्ड। फिजन मतलब बॉन्ड्स का ब्रेक, तो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन काइंड ऑफ वही है। पहले ब्रेकिंग समझेंगे, बाद में हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अटैकिंग रिएजेंट ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, और जैसे जैसे आप कुछ रिएक्शन समझते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ एल्कोहलिक QH है तो उसका फंक्शन ये है, एल्कलाइन ये है तो उसका फंक्शन ये है, ये वाला AlCl3 आ रहा है एनहाइड्रस, तो ये वाली रिएक्शन करवा रहा है। तो जैसे जैसे आप रिएक्शन करोगे वो आपको तब समझ में आता जाएगा। वैसे वैसे फिलहाल हम यहाँ पे दो चीजों पे फोकस करेंगे, और ये दोनों बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी है। और जब हम लोग क्लास 12 में बस पहुंचते हैं ना तो हमें लगता है यार कि पता नहीं क्या आ गया है, कुछ बहुत अजीब सा, लेकिन ट्रस्ट में बहुत सिंपल ये दोनों चीजें हैं। तो इन्हीं दोनों के साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ, सबको मिटा देता हूँ, इन सब की इतनी कोई जरूरत नहीं है हमें। ऑलराइट, तो समझते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। यार ये बहुत सही चीज है। देखो कभी उड़ता तीर सुना है? हाँ, तो देखो ये है एक उड़ता हुआ तीर। ओके, या मान लो आपने तीर चलाया एकदम जोर से, तो ये जो एरो है तो इसका जो टिप है ये किधर पॉइंट करेगी? ये इसके मैं बोलूंगा तो डेस्टिनेशन की तरफ पॉइंट करेगी। सही बात है, कहाँ पे ये जा रहा है, डेस्टिनेशन या न्यू पोजीशन, कुछ भी लिख लो जो भी आपको समझने का है। राइट, तो जो टिप है वो कहाँ पॉइंट करेगा? अगर मैं कोई तीर चला रहा हूं तो इसका टिप पॉइंट करेगा जहां पे ये जा रहा है। ओके, एंड इसकी जो टेल पॉइंट करेगी वो क्या करेगी? इसकी प्रीवियस लोकेशन, या फिर क्या मैं बोलूँ, न्यू पोजीशन तो ओल्ड पोजीशन लिख देते हैं। ठीक, तो बस ये तीर ही है, इससे हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। बस धोखे से हमने क्या किया, हमें गुस्सा आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, तो हमने तीर को थोड़ा सा मोड़ दिया, तो ये थोड़ा कर्व तीर बन गया है। तो ये जो ऐसा कर्व्ड एरोज होते हैं वो हमें शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। फिर से भाई ये वाला जहां पे है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और ये वाला पोजीशन जहां से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मान लो एक हमारे पास में कोई भी एटम है Y, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब क्या हुआ, ये एरो मतलब शो करता है ऐसे वाला कि दोनों सेम ही है, इंटर कन्वर्टेबल चीजों को ये एरो शो करता है। अब देखो क्या हुआ कि डबल बॉन्ड में आपको पता है क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड आपको पता है कि ऊपर नीचे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी ऐसे रहती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोन होते हैं रिएक्शन करने की, या ज्यादा प्रोन होते हैं कि उन पर कोई आके अटैक करे। तो थोड़ी देर के लिए मानो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ठीक, तो देखो समझ में आया, ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन। इसका मतलब अब ये कंपाउंड अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये कंपाउंड आपका ऐसे बनेगा। अभी क्योंकि डबल बॉन्ड था, आप एक इधर चला गया तो ये Y और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से हुआ, यहां से हुआ कि पाई बॉन्ड टू नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड, या पाई बॉन्ड टू नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, कुछ भी लिख लो। ठीक है, एक पाई बॉन्ड से दूसरे तरफ का जो सिंगल बॉन्ड था उधर चला गया, तो ये पहला केस हो गया। सिमिलरली कैसे हो सकता है, एक ऐसे भी केस हो सकता है कि देखो फिर से ये डबल बॉन्ड है, Y है और ये ऐसे है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप थोड़ी देर के लिए मानो ये देखो ऐसे आ गया, आप समझ लो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, पाई बॉन्ड से निकल के किधर आ गए, वो आ गए सेम एटम पर जो उसके बराबर में एटम लगा हुआ था। इसका मतलब ये कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, या तो अब आप दो इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ऐसे डॉट डॉट, बड़े बड़े डॉट बना देते हैं ताकि आपको बढ़िया से चमके। ठीक है, या फिर आप इसको एज अ माइनस चार्ज भी दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हो, दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ वो कहां से हुआ, पाई बॉन्ड टू नेक्स्ट एटम। ठीक है, जो बराबर वाला एटम था उस पर चला गया। तो देखो ये हम ऐसे दिखाएंगे। तो बस मेरे कहने का मतलब है इसका हेड देखो एरो का कि कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहां जा रहा है। तो यहां से आके नेक्स्ट बॉन्ड पे क्या, तो ऐसे हुआ, यहां से हुआ तो ऐसे हुआ। अब समझ लो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि अपना जो है Y, इस पे मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, या फिर मान लो ये मान लो दो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड फ्री है, अब ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है। मान लो उधर चला गया तो कैसा हो जाएगा, ये Y रह गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज टू नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है बस। तो ये क्या होता है कि 11th में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, 12th में देखिए एकदम से हम घबरा जाते हैं।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तीर ही तो है यार, बस तीर को थोड़ा सा मोड़ दिया है, जो जहां पे तीर का जो है हेड है, ठीक है, वो कहां पोजीशन कर रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, और टेल कहां पोजीशन कर रही है जहां से वो इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, समझ गए। या फिर ऐसे समझ लो कि अपना एक ये मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे हमारे पास में CH3+ है, ओके, और यहाँ पे एक Br- है, तो अब क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे दिखा देगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3Br या फिर Br-CH3, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, Br से CH3 पे चला गया। तो ये एरो को देख के आप बता सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। ठीक, अच्छा एक चीज इसमें और हम पढ़ेंगे, तो ये आप इलेक्ट्रॉन का आई थिंक मूवमेंट समझ गए, इसमें मैं टिक लगा देता हूं। अब हम फिजन में और चीजें पढ़ेंगे कि जब एक, देखो जैसे ही एक बॉन्ड यहां से टूटा तो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो एरो मेरा ये शो कर रहा है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से समझो बात को कि भाई देखो यहाँ पे था एक बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, जब आप देखोगे डबल बॉन्ड से भी सिंगल रह गया, इसका मतलब एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो एक एरो शो कर रहा है वो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। जब भी मैं कभी नेगेटिव चार्ज भी दिखाता हूँ तो उसका मतलब है वहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वहां पे हम हाफ हेडेड एरो दिखाते हैं। हाफ हेडेड एरो का मतलब कैसा होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला तो एरो ऐसे है, वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, तो ये एक तीर का हम इससे प्रिविलेज ले लेंगे और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब जो सॉरी जो उसका टिप है वो ऐसे आधी रह जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। जैसे आप समझो ये एरो था ना, तो ये ऐसे, तो ये हो गया हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो से हम लोग दिखाते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो कि हम लोग अभी फिजन ऑफ बॉन्ड में पढ़ने वाले हैं। तो अब समझ में आ गया होगा यार, सिंपल सी बात है एकदम। इसको मैं मिटाता हूं। अब आते हैं यार अगले पे, फिजन ऑफ बॉन्ड। ये बहुत अच्छा है और सिंपल भी है, जैसे हमने पहले पढ़ा बिल्कुल वैसा ही ये सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा यहाँ पे हमें। फिजन ऑफ अ बॉन्ड मतलब आप समझ रहे हो कि एक बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो A और B के बीच में एक बॉन्ड है, अब आपको पता है एक बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की फिजन हो सकते हैं। एक फिजन ऐसा हो सकता है कि यार मान लो B को सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A पे तो प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि A का इलेक्ट्रॉन चला गया, और B पे कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, हेट्रोलिटिक फिजन। मतलब क्या हुआ कि भाई जो एक बॉन्ड था वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना रखा था, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, तो A और B के बीच में जो है, तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें A का होगा, एक इलेक्ट्रॉन B का होगा। लेकिन हेट्रोलिटिक फिजन में क्या हुआ, जब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक बॉन्ड के, वो एक ही सिंगल एटम को मिले, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। और ये कब होता है यार, ये तब होगा जब ये दोनों A और B में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि जो अपना B है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके पास ज्यादा एबिलिटी है उस बॉन्ड को खींचने की, उस बॉन्ड के मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो उसने क्या किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया और B पे माइनस चार्ज आ गया। तो ऐसे क्लीवेज को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिख लो उसमें ऐसे कैसे, द फिजन इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड मूव टू अ सिंगल एटम, तो एक सिंगल एटम पे ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए कोवेलेंट बॉन्ड के, तो ये हो गया। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, याद रखना इसलिए क्योंकि इससे ही हम लोग रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे। अब तुम बोलोगे यार ये तो चलो सही है, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से यार NaCl का एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आयनिक बॉन्ड होता है, तो वो याद रखना है। जैसे NaCl का एक ब्रेक करते थे ना, Na+ और Cl-, तो काइंड ऑफ वही है, बट यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनीवेज, अब इससे होगा क्या, आपसे देखो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। इंटरेस्टिंग चीजें ऐसे होंगी, थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं मीथेन पे। याद है आपको CH4 मीथेन कैसा होता था, इस तरह का होता था। अगर आप मान लो कि चलो थोड़ी देर के लिए इसमें क्या हुआ, हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, और ये जो H था या फिर CH4 को भी जाने दो, यहाँ पे मान लो एक हेलोजन लगा है X। अब आपको पता है जब भी कभी इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेलोजन कैसे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये इधर जाएगा, तो हेलोजन तो कैसा हो जाएगा, X- की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, राइट। इसको मैं ऐसे सर्कल भी बना देता हूँ, तो कैसे भी आप मोस्टली ऐसे सर्कल करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से काफी सारी बुक्स में रहता है।
तो अभी आपने देखा क्या हुआ कि भाई हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन हुआ, जिसकी वजह से अब CH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया और हैलोजन नेगेटिव करके अलग चला गया। तो ये जो बचा, देखो पहले ये हमारे पास में क्या था, ये एल्काइल, मतलब कोई भी ये क्या था, एक एल्केन था। अब ये जो बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन, क्योंकि प्लस का चार्ज आ गया और कैटाइंस कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन देखो कितने तरह के हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। देखो एक अपने पास में हो सकता है भाई CH3 पॉजिटिव, जैसे कि आपने ये देखा, तो ये है एक तरह से हमारा मिथाइल कार्बोकैटाइन। एक कंडीशन कैसी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, ओके। इसके अलावा एक कंडीशन कैसी हो सकती है, CH3C, फिर यहाँ पे एक और CH3, और कितना बचेगा, एक H बचेगा यहाँ पे, और एक ये पॉजिटिव का साइन, और एक की जगह कम पड़ गई, तो क्या करें, इधर ही बना देते हैं यार घुसा के। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है, CH3 और एक कार्बन, एक इसके यहाँ पे CH3, एक नीचे CH3 और पॉजिटिव का साइन। तो बेसिकली आपने देखा कि कार्बोकैटाइन हमारे यहाँ पे 3 तरीके के दिखे, तो इनको हम अलग अलग बोलते हैं। दिस इज आवर मिथाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड प्राइमरी या फिर 1 डिग्री, दिस इज सेकेंडरी, एंड दिस इज 1 इज टर्शियरी, मतलब 3 डिग्री या टर्शियरी, कुछ भी लिख लो जो आप लिखना चाहो। अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे कि हमने देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये कुछ चीजें हमारे लिए नई आ गई। तो अब हम समझते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है। मिथाइल को साइड में रखते हैं। देखो प्राइमरी का मतलब ऐसे है कि जिस कार्बन पर भी जो चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो कार्बन कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बना रहा है। जैसे कि ये वाला कार्बन है, इसमें प्लस का चार्ज आया, तो ये कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, बाकी तो हाइड्रोजन होने जाने दो। तो इसका मतलब प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्या हुआ, ऐसा कार्बन, मतलब उसमें एक ऐसा कार्बन है चार्ज वाला जो सिर्फ एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। यहाँ पे देखो जो चार्ज वाला कार्बन है वो कितना 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, देखो एक तो इस वाला CH3 से, एक इधर CH3 से, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो कार्बन है जिसपे चार्ज है वो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। तो क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बता क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बात आ जाती है इनकी स्टेबिलिटी की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे बात आती है चार्ज ही है, तो चार्ज का मतलब होता है मतलब दुख, मुसीबत और परेशानी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां चार्ज आ गया वहीं पे मॉलिक्यूल सोचेगा यार कि क्या हो गया, मेरे सर के ऊपर पनौती आ गई, मुझे इससे दूर भागना है। ठीक, तो अब क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि सब जगह चार्ज है, लेकिन अब हमें ये देखना है यार कि ये चार्जेस पे कौन ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी शो करेगा। ये कहने का मतलब ऐसा ना कि कहने पे कि बोझ सबके ऊपर है, लेकिन कुछ उस बोझ में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, कुछ उस बोझ के तले दब जाते हैं। तो बेसिकली हमें देखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट कौन सा है। अगर हमारे पास में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मिथाइल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैंडिडेट हमारा कौन सा है, इस चार्ज की मतलब इस दुख भरी घड़ी में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो है अपना टर्शियरी, ओके, फिर है प्राइमरी, और फिर है ये मतलब सॉरी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो CH3 ग्रुप होता है, तो यहाँ पे आप लिख लो ऐसे करके, मिथाइल ग्रुप जो CH3 ग्रुप है, या फिर ब्रैकेट में लिख लो जो R ग्रुप है, ठीक है, R ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इन नेचर। जो हमारा R ग्रुप है वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। या फिर इसको मैं एक और चीज लिखवाता हूं, तो यहाँ पे 2 टर्म यूज होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट आज ही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से टर्शियरी क्यों स्टेबल है, तो आप या तो उसको ये बता दो कि भाई यहाँ पे R ग्रुप ज्यादा है, और R ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं नेचर। जैसे अब ये समझो, अब इसमें तीनों हाइड्रोजन, तो ये कुछ नहीं कर पा रहा बेचारा। इसके बाद में एक मिथाइल ग्रुप है, तो उसने क्या किया भाई, उसने बोला कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता हूँ। तो अब सोचो इसके पास प्लस का चार्ज था और इसको थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई, मतलब कुछ तो रहा था यार गर्मी में, मतलब इसको बोलो हाथ वाला पंखा मिल गया करने को, ठीक है, ऐसे समझ लो।
अब ये जो बंदा है इसको या 2 पंखा करने वाले लोग मिल गए, और ये वाला जो बंदा है इसके पास तो 3 है। ओके, सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कम परेशानी में कौन होगा या सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वो होगा अपना टर्शियरी। क्यों? बिकॉज ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, एंड मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, या फिर आप बोल सकते हो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है यार, इस पे हम लोग आएंगे। शॉर्ट में ये समझ लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं वो हम तब पढ़ेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो फिलहाल आपके लिए अगर ये दोनों टर्म भी याद नहीं रहती, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप इतना गांठ बांध लो, ये बिल्कुल आप ऐसे कहीं पे लिख लो अपने दिमाग के अंदर कि जितने भी मिथाइल ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो जहां पे भी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वहां पे मिथाइल ग्रुप बहुत अच्छे से एक्ट करेंगे, और वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उसके चार्ज को कम कर दे। इसलिए टर्शियरी हमारा क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। बात आ गई समझ में? ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा ये मिटाता हूं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम हेटेरोडेटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा भी तो हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए मानो यहाँ पे कोई ऐसा है, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो गया, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, राइट, और जो अब CH3 बचा उस पर आ गया अपना माइनस का चार्ज। तो अब पहले जो ये कार्बोकेटाइन कहलाता था, अब ये बन गया कार्ब एनाइन। क्या बन गया? कार्ब एनाइन। क्यों? देखो, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन की तरफ, तो कार्बन पे माइनस का चार्ज आ गया, हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में अलग हो गया। तो बेसिकली अब क्या हो जाता है, इसका मतलब इस तरह के हमारे कार्बन आयंस भी बन सकते हैं, CH3 माइनस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन आयंस भी बन सकते हैं ना, और इधर भी क्या है, माइनस का। तो अब ये कैसे हो गए, ये अब कहलाएगा हमारा मिथाइल कार्बन आयन। ओके, ये प्राइमरी कार्बन आयन, ये सेकेंडरी कार्बन आयन, और ये टर्शियरी कार्बन आयन। अब फिर से यहाँ पे बात आएगी स्टेबिलिटी की, तो फिर अब चीजें अलग हो जाएंगी। देखो अलग क्यों हो जाएंगी, क्योंकि अब इसके पास है निगेटिव चार्ज, और साथ में कौन लगे, मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप का काम क्या है कि भाई वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ऑलरेडी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि आप डिस्टर्ब हो गए। वही वाला एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले दिया था कि भाई आपको भूख तो लग नहीं रही है, फिर भी आपको कोई बंदा कॉन्स्टेंटली आपके पीछे लगा है, आपका कोई बहुत ही बढ़िया रिलेटिव, रिश्तेदारों का काम होता है ना कि नहीं अरे खाओ बेटा, बिना खाए कैसे जा सकते हो। तो यहाँ तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक रिश्तेदार ऐसा है जो तुम्हें खाना खिला रहा है, यहाँ 2 रिश्तेदार ऐसे हैं खाना खिला रहे हैं, ऐसे 3 खिला रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तुम परेशान किसमें हुए, जहाँ पे 3 लोग इस तरह के मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मिथाइल कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में कौन होगा, टर्शियरी। तो कभी अगर आपको आता है कि भाई कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बताओ, तो यहाँ पे प्राइमरी मतलब मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे चलेगा। और कार्बोकेटाइन में उल्टा हो जाता है, क्योंकि प्लस का चार्ज है, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज देंगे तो टर्शियरी सबसे स्टेबल। कार्ब एनाइन में क्या हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, या फिर प्राइमरी से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा, मिथाइल कार्बन आयन। ठीक, तो ये समझ में आ गई स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी आपको आगे 12th क्लास में रिएक्शंस करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, तो ये दोनों चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, फिजन का भी थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये हम हेटेरोडेटिक फिजन की हमने बात कर ली, तो यहाँ पे या तो कार्बोकेटाइन बनेंगे या कार्बोनाइल बनेंगे, और दोनों की हमने स्टेबिलिटी भी समझ ली। ठीक, अब हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन की। अब ये हो सकता है कि भाई देखो ये क्या है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो हम ऐसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि दोनों का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बराबर है, और यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हुआ तो क्या हुआ, आधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, देखो हाफ हेडेड एरो लगाया, तो ये बन गया हमारा होमोलिटिक। क्या बन गया ये हमारा होमोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक मैंने गंदा गंदा लिखा, लेकिन आई होप तुम समझ गए, HOMO होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे प्लस और माइनस के चार्ज नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे हमारे फ्री रेडिकल्स। क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स, विच मीन्स अगर देखो यहाँ पे फिर से हम थोड़ी देर के लिए बात मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे भी क्या होगा अपना होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो क्या होगा, हाफ हेडेड एरो से हम दिखाएंगे, तो आधा इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, मतलब आधा नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जो हम कार्बो अनाइन लिख रहे हैं इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब ये बन जाएगा हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मैं सिर्फ फ्री रेडिकल लिख देता हूं, क्या बन गया ये फ्री रेडिकल्स। अब इनकी भी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है आपका, देखो तो जितने भी हमने चार्ज लगाए थे ना वो सब हटा देंगे, और क्या ये भी हटाओ, ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। ओके, तो यहाँ पे अब क्या बनेंगे, यहाँ पे बन गया आपके फ्री रेडिकल्स। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया और ये टर्शियरी फ्री रेडिकल हो गया। और अगर आप हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने कार्बोकैटायन में बोला था, ना कि टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे भी टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी तो है ही और मिथाइल ग्रुप थोड़ी सी उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम जो है फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हमने किसमें बात किया था, जैसे कि हमने बात की थी अपने कार्बोकैटायंस में। ठीक, तो यहाँ पे टर्शियरी मिथाइल टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इस तरह से यार हमने देखो फिजन और बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे होमोलिटिक भी समझ लिया और हेटेरोलिटिक भी समझ लिया। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होगा कि वन इलेक्ट्रॉन विल गो टू ईच ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन विल गो टू ईच एटम फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हो गया। तो उसका मतलब अगर होमोलिटिक फिजन होगा तो आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। और अगर हेटेरोलिटिक होता है तो यहाँ पे या तो कार्बोकैटायन बनेंगे या कार्बोनाइन बनेंगे। कार्बोकैटायन बनेंगे तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, कार्बोनाइन बनेगा तो मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको 12th में बहुत काम आएंगी। आई होप आपको समझ आएगा। उसको मिटाते हैं। अब आगे के बस दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, न्यूक्लियोफाइल और इंडक्टिव इफेक्ट, उनको भी जल्दी से करते हैं। तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और हम आगे की बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, चलो यार अब दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और पढ़ेंगे और फिर इसको वीडियो को खत्म करेंगे। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन में जाता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ तुम्हें समझा दूंगा, बस वही मेरा काम है, बाकी तो तुम खुद आत्मनिर्भर हो, पता है मुझे। चलो देखो, पहले क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं। ओके, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग कैसे ऐसे NU और इस पे दो हम क्या करते हैं, एक लोन पेयर दिखा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब कौन से, इसको ऐसे समझ लो, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विच आर लुकिंग फॉर व्हाट, प्लस चार्ज। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स मतलब सिंपली बोलेंगे तो न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके समझ लो। तो इसका सीधा एग्जांपल लिखवाते हैं यार, उसमें उससे ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल्स में देखो कौन कौन से हो सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल्स में ऐसे होंगे जिनके पास में क्या लोन पेयर रहे, जैसे कि वाटर H2O, समझ गए। देखो इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, तो ये कैसे होगा, हमेशा प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया H2O। इसके अलावा जैसे और न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें, अमीन्स है जितने भी, मान लो ये टर्शियरी एक अमीन है, तो जितने भी मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे न्यूक्लियोफाइल्स। या फिर कार्बोनाइन मान लो थोड़ी देर के लिए, CH3-, ये सारे के सारे कैसे न्यूक्लियोफाइल है, बट ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो जैसे ये हो गया, ये दोनों मैंने न्यूट्रल की एग्जांपल दे दी। अब नेगेटिवली चार्ज में कौन कौन से, जैसे CH3-, OH-, ठीक है, हैलोजन चार्ज हो नहीं हो तब भी हैलोजन्स वही काम करते हैं हमारे, मतलब मोस्टली हैलोजन नेगेटिव को रखो। हाँ, तो ऐसे हैलोजन, तो इस तरह के जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हुए आपके, जैसे साइनाइड भी ले लो थोड़ी देर के लिए, CN-, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार मैं, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन हो गए ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ओके, तो ये हो गए अपने क्या, न्यूक्लियोफाइल्स। सिंपल है यार, उसमें मतलब क्या ही करना है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग,
तो इलेक्ट्रॉन लविंग का क्या मतलब है कि भाई ऐसे होंगे मॉलिक्यूल या तो न्यूट्रल होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, मतलब न्यूट्रल तो मत मानो, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। कैसे देखो लिख देते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल ऐसी इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इसको कैसे ई से ही कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ई प्लस से करते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, यहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन में ये लिख देते हैं, कैसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल ऑब्लिक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या फिर दूसरा जो हमने ऊपर लिखा था क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, बस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, क्योंकि है ना इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब होता है लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। बस इसके एग्जांपल देख लेते हैं यार, एग्जांपल इसके भी देखो बहुत बढ़िया होंगे। अब क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो मोस्टली कैसे होंगे, ये अपने ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। पॉजिटिवली चार्ज के एग्जांपल बहुत सिंपल हो, जैसे मिथाइल हो गया अपना CH3 पॉजिटिव, ठीक, तो ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी तरह से जैसे कि हम बात करते हैं इसकी, ले लो अपना बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो ये क्या होता है, अगर आप बोरोन का यहाँ पे देखोगे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं इसमें, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी ऐसे हो गया। ऐसे ही अपने हैलोजेंस अगर उन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे अपने जितने भी ये वाले ग्रुप हैं, कार्बोक्सिल वाले ग्रुप है, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल वाले ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन मतलब एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेसिकली ये क्या करता है बहुत टाइम इस जो एक पाई बॉन्ड को अपने पास ले आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो अपने आप ही ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव करता है। तो इस तरह से यार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक में दे रखे हैं। ये भी अगेन आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है या न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए है, ताकि आप समझ जाओ कि अब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। जैसे हमने अभी जो बताया था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो आप समझ जाओगे कि भाई अगर ये बंदा इलेक्ट्रोफाइल है तो हम जाके आगे जैसे 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो आप समझ जाओगे कि मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी रिएक्टेंट में दे रखा है कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, वहां जहां पे कि डबल बॉन्ड होगा या फिर कोई लोन पेयर होगा या कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस तरह से। तो ये आपको तब काम आने वाला है, यहाँ पे इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैं मिटाता हूँ, एक बार बुक से देख लोगे आप तो भी मतलब समझ में आ ही गया होगा इसमें है ही क्या यार, बस पता होना आपको जरूरी है, ताकि ऐसा ना बाद में एकदम से लगे कि यार इलेक्ट्रोफाइल पता नहीं कौन सी चीज होती होगी। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब नेगेटिवली चार्ज लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीशीज, बात खत्म हो गई। अब वो आप देख के खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। इतना जजमेंट तो मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे आराम से। हम एक काम करते हैं एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, ताकि आपको जो है थोड़ा अपने ऊपर भरोसा हो जाए कि हाँ भाई जो है सिर्फ इतने से भी काम चल सकता है, हर चीज की डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं होता है, मतलब तुम्हारे खुद के नोट्स में होगा, बट यार मुझे ऐसा बहुत बोर लगता है ये सब डेफिनेशन लिखवाना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे कुछ क्वेश्चन करवा दे तो मजा ही आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा करने लगोगे, ठीक है। उठाते हैं एनसीईआरटी। तो देखो यार क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि यार यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज, मतलब हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना है तो फिर क्या होगा। तो ये कौन कौन से हैं ABC, मैं इनको तीनों को लिख देता हूं और फिर हम कर लेंगे। देखो पहला है अपने पास में A वाला क्या है CH3 SCH3, ओके ये पहला है। दूसरा क्या है अपने पास में CH3CN है, CH3CN, और तीसरा क्या है, तीसरा है CH3Cu, ओके। चलो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भी यार अभी से लिख लेते हैं। गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो चलो एक काम करते हैं, इनको लिख लेते हैं और फिर एक कर लेंगे, वैसे ही हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है HS माइनस, फिर क्या है BF3 राइट, फिर क्या है अपना C2H5O माइनस, ओके, फिर क्या है, फिर है CH3 मतलब अमीन वाला कंपाउंड है अपना, CH3 का होल 3 और नाइट्रोजन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स इन द फॉलोइंग। तो इनमें हमें क्या करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स बताने हैं। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 ही तो मॉलिक्यूल है, आराम से हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का, इसे याद रखना। तो फिलहाल बुक को हटा देते हैं साइड में और काम करते हैं। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला मैंने क्या बताया यार, हमें बताता है कि हमें यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन करना है, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको पता है, देखो अब ये बॉन्ड किसके बीच में बनना है, कार्बन और सल्फर। सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो CH3 प्लस आ जाएगा अपने पास में, प्लस SCH3 माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो CH3CN, तो अगेन ये जो साइनाइड है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। तो वैसे तो कहने को बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, बट क्योंकि नाइट्रोजन है उधर, तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो फिर से ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 प्लस बचेगा, मिथाइल कार्बोकेन प्लस CN माइनस। ओके, नाउ थर्ड वन इज कार्बन किसके साथ में, कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल है, और मेटल्स आपको पता है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होते ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कंपेयर करें तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड मिल जाएगा, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कार्बन को, तो यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा और Cu पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, बहुत सिंपल सा था। अब इसमें आते हैं, इसमें हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं। तो एक चीज पकड़ लेते हैं यार, इलेक्ट्रोफाइल पहले आता है इसे, तो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लेते हैं, बाकी के बचेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज होंगी जहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब HS माइनस ना, BF3 यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लिविंग है। ये माइनस का चार्ज है, नहीं। ये क्या है, अपना लोन पेयर है, तो ये भी नहीं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो ही नहीं सकता ये। क्लोरीन प्लस यस, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया अपना। यहाँ पे भी क्योंकि ये पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया। NH2 नेगेटिव नहीं, NO2 पॉजिटिव यस। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, E पॉजिटिव है ये सारे के सारे ब्लैक वाले, बाकी आप समझ गए सारे कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। बस बात खत्म हो गई। ठीक, चलो इस पे आ जाते हैं नीचे वाले पे। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करना है, तो कौन सा एटम होगा जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। तो बेसिकली ये करेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये आयोडीन हेलोजन है, तो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा कि ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। ये जो भी है कि चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। अगर इसी की हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला कार्बन हो गया, क्योंकि आपको पता है साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पे ही थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाले कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरी बात क्या करता है, ऑक्सीजन कभी कभी ये भी कर लेता है ऐसे। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे, और ये बन जाएगा अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो कितना सिंपल है यार, एकदम सब चीजें आसान है। तो फिलहाल हमारा ये भी खत्म हो गया है। अब हम लास्ट पे आते हैं, जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको मिटाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं, और फिर आज की वीडियो को जो है खत्म करते हैं। चलो ये इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब चलो, क्योंकि ये मैं इसकी डेफिनेशन इसलिए तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि ये आप थोड़ा सा भूल सकते हो, आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो याद रहेगा, डेफिनेशन भूल सकते हो तो लिखवा देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है यार, ब्लू से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, मिटाने में आसान रहेगा मुझे। हाँ, ब्लू से लिखते हैं। देखो, पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू the presence of an electronegative atom। मतलब भाई ऐसा है कि यार सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि दो एटम्स के बीच में बना होता है, उनमें से अगर एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल पोलराइजेशन हो रहा है। याद रखना टर्म पार्शियल पोलराइजेशन। पार्शियल पोलराइजेशन का मतलब है कि बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं एक की तरफ। ठीक है, पार्शियल पोलराइजेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग अब यहाँ पे क्या कर, इंडक्टिव इफेक्ट से अब हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जो है शिफ्टिंग कैसे हो सकती है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में, या किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आ सकता है। तो हम वही बात करने वाले हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे क्या पार्शियल पोलराइजेशन है। तो कुछ समझ लो पहले। मैं तुम्हें एक बड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा और फिर इसके पॉइंट्स बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकते हैं।
जैसे कि एक ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया एक CH3 CH2 फिर से CH2 फिर से CH2 और लेट से यहाँ लगाए क्लोरीन। ओके, अब आपको पता है क्लोरीन हैलोजन है, तो इधर क्या होगा कि यार ये वाला जो अपना बॉन्ड है, इनके बीच के जो सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन क्योंकि एक हैलोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका कार्बन का, एक क्लोरीन का है, तो आइडियली दोनों क्या बराबर बराबर दूरी पर रहना चाहिए, लेकिन क्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, जैसे हमारी मीडिया एकदम शिफ्ट हो जाती है ना, मीडिया मतलब समझिए, तो वैसे ही है, ये हल्का सा शिफ्ट हो गया है पावरफुल क्लोरीन की साइड में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे एक आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा माइनस, मतलब पार्शियल चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे कभी पावर चेंज हो गई तो जैसे मीडिया एकदम सरकार पलटती है, मीडिया पलट जाती है ना, वैसे ही है, तो ये पार्शियल चार्ज है। सेम यहाँ पे क्या होगा, इधर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए यहाँ पे क्या हुआ यार कि पार्शियल पोलराइजेशन हुआ, तो क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। पार्शियल मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं है, इसलिए हमने लिखा पार्शियल पोलराइजेशन, तो ये पार्शियल पोलराइज हो गया। अब फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे हम पूरा देखें तो ये R ग्रुप बचा हुआ है हमारे पास में, और R ग्रुप या जो मैंने बताया था, ये R ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अभी सोचेगा यार इस पे तो जो है चार्ज डेंसिटी कम पड़ रही है थोड़ी सी, तो क्यों ना हम तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, हम इसको भी बोल देते हैं कि भाई चलो तुम हमसे ले लो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, हम इसकी तरफ दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, क्योंकि अब ये क्या है, वैसे दोनों कार्बन है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया इस वजह से मैंने इसको दिया, तो यहाँ पे भी एक चार्ज आएगा वो, लेकिन वो उससे भी कम होगा। तो यहाँ पे देखो डबल डेल्टा पॉजिटिव रखाया मैंने, मतलब जो यहाँ पे जितना भी पार्शियल चार्ज था उससे भी कम चार्ज यहाँ पे आया। सिमिलरली इसने सोचा यार कुछ तो फर्क पड़ रहा है, एक काम करो तो हम भी थोड़ी मदद कर देते हैं, और यहाँ पे आएगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ओके, और ये इतना कम होगा ये ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव कि इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर से समझो कि यहाँ पे भी आप बोलोगे कि यार अब तो इधर इसको भी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, इसे भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन उधर को रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का, अच्छा मैंने सिर्फ इंडक्टिव लिख दिया भाई, ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा पूरा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने सिर्फ इंडक्टिव लिख दिया है, एनीवेज तुम समझ ही गए हो। हाँ, तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि यार ये अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड देखोगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो 3 एटम्स के बाद में वैनिश हो जा रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर 3 एटम, या फिर हम बोलें तो ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडिंग फिनोमिना है, डिस्टेंस डिपेंडिंग फिनोमिनन है कि क्या डिस्टेंस के ऊपर ही जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इफेक्ट इसका कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे जो बना ये परमानेंट डाइपोल है, ये कि भले ही पार्शियल पोलराइजेशन है लेकिन परमानेंट डाइपोल है, मतलब जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये परमानेंट, ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के बाद में ये चार्ज खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही एज इट इज। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बट फिर भी चार्जेस इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिख देते हैं कि इट क्रिएट्स, ये मेरा इट ऐसे हो गया, इट क्रिएट्स परमानेंट डाइपोल्स। तो पार्शियल चार्ज है बट डाइपोल्स परमानेंट बन रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर 3 एटम्स या फिर आफ्टर 3 बॉन्ड्स, मान लो 3 बॉन्ड के बाद में इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे हमने देखा पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, इफेक्ट बिल्कुल खत्म। तो ये है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। अब याद आया जो CH3 में बता रहा था, CH3 क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो वैसे ही है। अगर वहां पे क्योंकि बहुत लंबी चेन होगी तो ऐसे रहेगा कि तीसरे एटम के बाद में वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया जो आपके एनसीईआरटी ने नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। क्या, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, देखो प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि यहां पे जो इफेक्ट रहेगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। आप लिख लो कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो होगा ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे आपको पता है ना नाइट्रो ग्रुप, जो हमने ये इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल काइंड ऑफ वैसे ही, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। या फिर अपना हैलोजन हो गया, कोई भी हैलोजन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे ये देखो। तो इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन सा आ गया अपने मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मतलब R ग्रुप आ गए यहाँ पे। तो प्लस आई इफेक्ट कब होगा, प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप शो करेंगे जो कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या थोड़े से मान लो एक तरह से वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नहीं सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक तरह से कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन किसी से खींच लेने वाले, मतलब कि एक तरह से वो हो गए, कैसे हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए, है ना। बट इतना जल्दी इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में ना करके बस आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेना चाहते हैं। तो जैसे कि नाइट्रो ग्रुप बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया, X हो गया। इसी तरह से अपना ये हो गया, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो इस तरह के ग्रुप क्या कर सकते हैं, ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, तो इनको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इनके थ्रू जो भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, और अगर वो मिथाइल ग्रुप की वजह से होगा, मतलब R ग्रुप की वजह से होगा, मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप की वजह से, तो उसको प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। तो अगर मैं इस एग्जांपल में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो पार्शियल पोलराइजेशन ये यहाँ पे जो हो रहा है, जो मिथाइल ग्रुप पे जो हो रहा है वो प्लस आई इफेक्ट है, और जो Cl है वो एक तरह से माइनस आई इफेक्ट है। तो प्लस और माइनस का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बनता नहीं है, ये जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात हमें ये पता है कि भाई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स वो दे देंगे और उनको हमने प्लस आई इफेक्ट मान लिया है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो वो माइनस आई। जैसे कि वही समझ लो एरो से कि भाई अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपने से दूर दे रहे हैं, तो अपने से दूर दे रहे हैं तो प्लस, और अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ऐसे भी समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं तो एक तरह से माइनस चार्ज उनकी तरफ आ रहा है, तो वो माइनस आई हो गए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मान लो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब कि खुद के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से पुश कर रहे हैं, तो इन पे एक तरह से प्लस का चार्ज आएगा, वो भी पार्शियल, मतलब क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़े से पुश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको प्लस आई इफेक्ट बोल दिया है। तो यही है यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो आई होप आप ये इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए होंगे। कुछ नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में कि भाई एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके साइड पे जो दो एटम है उनमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, पार्शियली उस बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, उस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी तरफ झुक जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके झुक जाएंगे, और जो है तो उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और अगर आगे भी इसी तरह के हैं तो धीरे धीरे ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि कम होता चला जाएगा, और 3 के बाद में बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्परेरी नहीं है, मतलब इसके लिए ना किसी के पास में विसिनिटी में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला ये कैसा है, ये परमानेंट डाइपोल क्रिएट करता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई कोई मॉलिक्यूल आ गया और फिर डाइपोल बना, तो वहां पे कंडीशन दूसरी हो जाती है, बट ये परमानेंट इफेक्ट है, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही इतना काम कर सकता है, खुद से ही परमानेंट डाइपोल बना सकता है। तो बेसिकली आपको यार इसमें कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, चलो एक काम करते हैं यार, इसका एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर एनसीईआरटी में है कुछ तो। यार एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, इसकी जगह उन्होंने क्या ना BR लगा दिया है, और फिर बोला है कि सबसे कम इफेक्ट किस पे होगा। तो सबसे कम कैसे होगा यार, लास्ट वाले पे होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है 3 की बात तो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल वो। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल दूंगा कि यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे कम आएगा मैग्नीट्यूड, वो उन्होंने 3 की कार्बन का दे रखा है, ठीक है, तो सबसे कम लास्ट वाले पे होगा। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। बाकी कुछ उन्होंने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, बोला है कि तो मॉलिक्यूल दे रखा है और पूछा कौन सा बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर बनेगा, तो वहां पे आपको पता है कि ऐसा बॉन्ड जो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम्स के बीच में है, तो वहां पे पोलरिटी आ जाएगी। ये आप एनसीईआरटी से देख के खुद ही कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो गाइज बताओ यार कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा, चीजें समझ में आए तो बुक से जरूर पढ़ना, और खुद के भाई एक ऐसे नोट बनाना ताकि दोबारा मेरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जरूरत पड़े लेकिन और टॉपिक्स के लिए, इसके लिए ना पड़े। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल, इधर कहीं पे सब्सक्राइब का बटन रहता है। और अगर आपको हमारा वीडियो का काम पसंद आता है, ये लेसन बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे जो है आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब के बराबर में आता है ज्वाइन बटन, और उनके कुछ अलग अलग फायदे हैं जो आपको डेफिनेटली किसी वीडियो में मैं बताऊंगा।
सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बहुत सारा केमिस्ट्री का मटेरियल है हमारे पास में। सो विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।